नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज आने वाले हैं बिहार चुनाव के नतीजे और 8 बजे से हो जाएगी गिनती शुरू। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता देते हैं कि सुबह 8 बजे से बिहार चुनाव में आपको बता दें गिनती शुरू हो जाएगी। सीटों को लेकर के कि क्या कुछ हो रहा है ये साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे तो किस ओर इस बार रुझान रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बार आपको बता दें अनुभव वर्सेस नई पीढ़ी और नई पीढ़ी का जोश, यानी कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार है तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे चिराग पासवान, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हुंकार भरते हुए कि इस बार जीत उन्हीं की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू, आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो जाएगी। जो वोट्स हुए हैं, जो वोटिंग हुई है, उसके बाद अब मतगणना, यानी कि आज रिजल्ट्स का दिन। और सभी पार्टियों की सांसें थमी हुई कि क्या कुछ होगा, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किसको मिलेगी बिहार की गद्दी। तो हमारी सरकार बनने जा रही है, ये देखिए तमाम बातें तमाम नेता बोल रहे हैं। अब मतगणना से पहले सभी आश्वस्त कि उनकी पार्टी जीतेगी, लेकिन बिहार की जनता ने किसको चुना है ये देखने वाली बात होगी। सभी 243 विधानसभा सीटों पर नतीजे आज आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से आपको बता दें कि मतगणना को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रखे गए हैं वहां पे कि किसी भी तरीके के कोई दिक्कत ना हो। और तमाम स्ट्रांग रूम्स वगैरह में भी जितनी भी मशीनें रखी हैं स्ट्रांग रूम में कि उसको सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जाए, मतगणना उसकी की जाए, कहीं पे भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, कहीं किसी तरीके की झड़प ना हो। इन सब चीजों के को भी ध्यान में रखा गया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी बिहार में। और ये देखिए ये तमाम बातें। और आज समाजवादी, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, ये तीन मुख्य, कांग्रेस, ये 3-4 मुख्य पार्टी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, बीएसपी, क्या कुछ रुझान आएंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और ये बाकी तमाम पार्टियां जो दावे कर रही हैं कि इस बार जीत उनकी होगी, किस ओर बैठेगा ऊंट, ये देखने वाली बात होगी आज के इस चुनाव में। तो ये देखिए तमाम पूजा अर्चना यज्ञ होने शुरू हो गए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव की फोटो तो वहीं राहुल गांधी की फोटो, और लोगों में जोश, उत्साहित हैं लोग कि इस बार तो चुनाव, जो कहा जा रहा था बहुत लंबे टाइम से कि क्योंकि लालू यादव जेल में है, उनकी छवि जो इस वक्त है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है, तेजस्वी यादव ने पूरा जो आप कह सकते हैं कि इस कैंपेनिंग की है इस चुनाव को लेकर के, उन्होंने युवाओं के मन में एक पैठ अपनी बैठा ली है, अपनी एक छवि बना ली है कि मैं हूं जो तुम्हारे बारे में सोचूंगा, मैं ही तुम्हारी तरह युवा हूं। और बिहार में युवाओं की संख्या बहुत है, तो इसकी वजह से भी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कामयाब हुए हैं युवाओं के मन में अपनी जगह बनाने को लेकर। तो ये देखिए तो ये यज्ञ हो रहा है आरजेडी और ये जो महागठबंधन हुआ है उसकी जीत के लिए। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये देखिए लालटेन और कांग्रेस का हाथ दोनों साथ साथ। ये देखिए तमाम यज्ञ, तमाम नेता सामने आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि उनको क्या कुछ लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। बेहद अहम देखने वाली बात कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किस तरफ रुझान जाते हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल्स आए हैं उससे कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन जब तक सारी काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक की देखने वाली बात होगी। बिहार के चुनाव के जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उससे बिल्कुल ये तय है कि गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस का समर्थन होगा और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की सरकार चलेगी। बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को वहां पे निश्चित रोजगार मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। जो आने वाला अभी एग्जिट पोल हमारा दिखा रहा है, कुछ ही देर में नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। महागठबंधन की सरकार बनना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने 2 युवा लगा रखे हैं, क्या लगता है 2 युवा किस तरह से बिहार चुनाव में उभर के आएंगे? जो युवा नौजवान हैं, जो वहाँ की जनता ने, नौजवानों ने, एक नौजवान को एक सपना देखा था मुख्यमंत्री बनाने का और रोजगार देने का, वहाँ की पूरी जनता ने ठान लिया है इन नौजवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी अवसर पे हम लोगों ने
आज हवन किया है, एक नई सरकार बिहार में नौजवानों की बने, इसी उस पर। कुछ ही देर के अंदर रिजल्ट सामने आने वाले हैं, कितनी बड़ी बहुमत से जीतने वाले हैं आप लोग? ये पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, किसी के जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार तेजस्वी यादव यहाँ नए मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत से बन के आएंगे। हम लोग मांग करते हैं और मांग के दुआ करते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने नौजवान। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहना है तमाम तेजस्वी यादव के समर्थकों का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना शुरू हो गई है बिहार में अलग अलग जगहों पर और अन्य जगहों पर भी, अन्य शहरों में भी आप ये तस्वीरें देख रहे थे। और किस तरीके से आश्वस्त हैं लोग बिहार के कि तेजस्वी यादव की ही सरकार बन रही है। क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार चुनाव के कैंपेनिंग में की है, उससे साफ हो जाता है। और उसके बाद एक नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव और ये कहते हुए उन्हें बार बार सुना गया है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है और अब उनको रिटायरमेंट ले, और उससे पहले जस्ट चुनाव का जो अंतिम चरण था उससे पहले ही नीतीश कुमार का बयान आना कि मैं संन्यास ले सकता हूं राजनीति से, इस बयान ने भी काफी कुछ बदलने का ये बयान मादा रखता है। तो सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की, आपको बता दें जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तस्वीरें होंगी, सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आ जाएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सीट मिल रही है, कौन है जो आगे बढ़ोतरी कर रहा है, कौन इस बार पीछे छूट गया है। तमाम बातें, तमाम आकलन जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। सुबह से ही एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है तमाम बड़ी खबरें बिहार इलेक्शंस और रिजल्ट से जुड़ी हुई, यानी कि आज नतीजों का दिन, क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आपके सामने। और आज बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, और हमारे साथ हैं आरवी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आपको उपाध्याय जी, जिस तरीके से आज इस बार के समीकरण बनाए, जहाँ एक तरफ अनुभव नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ले हम तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की, चिराग पासवान की, जो तीनों मिलकर के लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे थे और युवाओं के मन में अपनी जगह बना रहे थे। उपाध्याय जी, आ रहे थे उसमें एनडीए को क्लियर बढ़त थी और ये हो रहा था कि भी एनडीए नीतीश और मोदी जी की जोड़ी अजेय है और सरकार बनेगी एनडीए की। लेकिन जैसे इलेक्शन शुरू हुआ जी, आपने देखा होगा कि भाई जेडी ने अपना जो एक रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता उससे संतुष्ट नहीं थी और तेजस्वी यादव ने जहां देखिए एक दुख सिरक पर हाथ रखा और जो जमीन से जुड़ा मुद्दा था बेरोजगारी जी, कि हम रोजगार देंगे, तो उसको कहीं एक फोकस करके वो इलेक्शन कैंपेन में उतरे। ये बात अलग है कि शुरू में मजाक बनाया गया, कहां से देंगे, कैसे देंगे, तरह तरह के क्वेश्चन मार्क उस पर लगाए गए, लेकिन उन्होंने जो अपना एजेंडा था उसको आगे बढ़ाया, वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी उसके, और आगे बढ़े। और फिर जब लगने लगा फर्स्ट फेज में बीजेपी को ये लगा कि भाई ये जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने कहा भाई ये 10 लाख दे रहे हैं, हम 19 लाख रोजगार देंगे, यानी उसी दिन ये मुद्दा बन गया था बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी, उपाध्याय जी देखिए, दो बातें यहाँ पे सामने हैं। एक तरफ जब तेजस्वी यादव ने जब इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि हम 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, बीजेपी ने हंसी ठिठोली की, बीजेपी ने मजाक उड़ाया। लेकिन वहीं जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेके आई तो कहा 19 लाख नौकरियां देंगे, तो खुद वो कैसे देंगे, कैसे खर्चा उठाएंगे? देखिए वही बात लोगों के दिमाग में थी। और देखिए जो पढ़ा लिखा है, पढ़ने लिखने के बाद में जब बेरोजगार होता है तो उस परिवार के हालात किसी से छुपे नहीं है, किस बच्चे को पढ़ाते हैं, और फिर बच्चा जब बेरोजगार घर पर बैठा होता है तो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं कष्ट होता है। और उसी बात को उन्होंने, अब तक देखिए होता क्या था स्वाति,
कि जहां सत्ता पक्ष खिलाना चाहता था विपक्ष को, विपक्ष वो उसी मैदान पर जाकर खेलना शुरू कर देता था। ये बिहार का इलेक्शन पहला इलेक्शन है कि जो भी सत्ता पक्ष है उसको जो विपक्ष है उसने जहां चाहा वहां खिलाया। यानी तेजस्वी यादव ने जो बेरोजगारी थी उसको मुद्दा बनाया और उसी मुद्दे को फोकस करके इलेक्शन में बढ़े। तो मजबूरन जो सत्ता पक्ष था उसको भी उसी लाइन पर आना पड़ा और ये वायदा करना पड़ा कि भाई हम 19 लाख। ठीक है जी। उपाध्याय जी, आपने तमाम बातें रखी, स्पष्टीकरण दिया कि किस तरीके से तेजस्वी का ये पत्ता जो कार्ड उन्होंने खेला था, बीजेपी को समझ में आ गया था कि बहुत स्ट्रांग कार्ड है, उसी को लेकर के बीजेपी ने भी अपना एक इक्का वहां पर खेल दिया। चलिए, आपसे भी इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, क्या कुछ तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं, वहां पे क्या किस तरीके का माहौल है? सबसे पहले तो आप इस पे चर्चा कर लेते हैं, कैसा आपको वहां पे माहौल दिख रहा है सभी दफ्तरों के सामने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मैं राजद के कार्यालय है, वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थे वो तमाम तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे अहम बातें हैं कि आज बिहार की सियासी राजनीति की जो समर है उसमें विधानसभा में कौन बैठेगा, किसकी सिरमौर होगा, ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी। 3733 लोगों की उम्मीदवारी है, जिनमें 243 लोगों की भाग्य आज विधानसभा में जाने की मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि किसकी सरमार कौन होगा, किन के ताज पहनाए जाएंगे, ये सारी चीजें आज लगभग 9 बजे से खुलना शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की जो तमाम चुनावी समर था, उस तमाम समर में ये दिखाई दिया कि जिस तरीके से एक तरफ राजद की बढ़त दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ सीधे तौर पे कह सकते हैं कि महागठबंधन की बढ़त भी दिखाई देने लगा था। लेकिन जिस तरीके का रुझान आप लोगों ने 3 दिन के, इनके 7 तारीख के बाद से लेकर के आज के पिछली शाम तक अगर देखिए बातें करें तो जिस तरीके की बातें सामने में आ रही थी उसमें महागठबंधन की बढ़त दिखाई देने लगा था। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बीच किसकी सिरमौर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। अभी कुछ पल के बाद ही लगभग 8 बजे से शुरुआत हो जाएंगे और तमाम रुझाने क्लियर होते नजर आ जाएंगे। 8:30 से पहला रुझान की क्लियर होने के बाद 9 बजे लगभग कुछ पटाक्षेप जो है लगभग क्लियर होते चले जाएंगे कि किनकी सरकार बनने की तैयारी किया जा सकता है, किसकी सीटें ज्यादा मिलने की संभावनाएं है। तो ये तमाम बिंदुओं पर अगर हम देखें तो अभी राजद के कार्यालय के सामने में खड़े हैं, धीरे धीरे कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पे आने की शुरुआत कर चुके हैं। तो अब ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके की खास करके बिहार की सियासी राजनीति की बातें कही जाती है, खास करके ये बातें कही जाती है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने पूरी तैयारी के साथ में मौजूद थे और खास करके राजद ने जिस तरीके से अपनी बातों को कहा था कि हमें तैयारी करके साथ में रहना है और अब की बार भी सरकार बनानी है, जो तैयारी उनके साथ में था वो तैयारी लगभग धीरे धीरे उनकी धुंधली पड़ती चली जा रही है। महागठबंधन की जो तैयारी थी वो धीरे धीरे अब आगाज आपको मिथिलेश, ये तमाम बातें आपने कही, लेकिन इस बार की जो टक्कर है वो बेहद दिलचस्प है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी के जो खेमे से है क्या कुछ वहां से आपको सुनाई दिया? आप वहां पे बिहार में मौजूद हैं, रिपोर्टिंग वहां पे कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है बीजेपी के खेमे से? मिथिलेश, देखिए बीजेपी के दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी कहानी अलग ही बातें बयां करती है। बीजेपी निश्चित तौर पे अपने एक सबसे अभी तक की जितने भी राजनीति की खास करके पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों के बीच में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है और बिहार की सियासी राजनीति में जिस तरीके का उनकी प्रवेश है निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ में ज्यादा सीटें आने की संभावनाएं थी। लेकिन राजद और की गठबंधन जदयू के साथ में जिस तरीके का रहा और लोजपा ने जिस तरीके की बातें छन करके अपने किनारे कर लिया था उसके लेकर के कई सीटें उनकी थोड़ी सी दिक्कतें आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की तैयारी है और जिस तरीके की इनकी आत्मविश्वास अभी भी दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी की अपनी तो अलग एक पहचान तो है और अलग सीट उनकी भी आने की संभावना बहुत सारे मिल सकता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में ये कह सकते हैं कि 9 बजे से जो शुरुआती दौर होगी वो दौर ही आपको धीरे धीरे उनके तमाम खास करके सिरमौर की जो राजगद्दी मिलने की संभावना है उन तमाम राजगद्दी मिलने की संभावना शुरुआती दौर 9 बजे से शुरुआत किया जा सकता है। जी, आपने तमाम बातें मिथिलेश विस्तार से बताई। वापस आऊंगी उपाध्याय जी आपके पास, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम ताउम्र देखी हैं इन सब राजनीतिक पार्टियों की किस तरीके की उठापटक होती है, किसको किस बार कितनी सीटें मिलती हैं, आप बिल्कुल परिपक्व हैं इसमें। आपसे चाहूंगी आप इसके ऊपर बताइए, इसके ऊपर रोशनी डालिए। जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल आश्वस्त थी कि एक बार फिर से उनकी ही सरकार बननी, तो वहीं पर महागठबंधन ने कहीं ना कहीं तस्वीर पलटते हुए दिखा दी है। उपाध्याय जी देखिए, जिस तरीके से स्वाति जेडीयू और बीजेपी ने
कोशिश की कि भी चुनाव को सेंटर के मुद्दों पर लड़ा जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर लड़ा जाए, पाकिस्तान के ऊपर लड़ा जाए। और स्ट्रेटेजी भी यही रहती है, जितने इलेक्शन आप देखेंगे कहीं ना कहीं सेंटर की योजनाओं पर वोट मांगा जाता है या मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। उसी का परिणाम था कि आप देखेंगे चिराग पासवान भी बीजेपी के नाम पर वोट मांग रहे थे और नीतीश जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम पर वोट मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी को फर्स्ट फेज के बाद ये समझ में आ गया था कि भी नीतीश के खिलाफ एंटी इनकर्मेंसी बहुत जबरदस्त लोगों में गुस्सा है। उसी का परिणाम आप देखेंगे कि पोस्टर से नीतीश को हटाया गया, यानी कोशिश ये की गई जो एंटी इनकर्मेंसी है उसका असर बीजेपी पर न पड़े और उसका खामियाजा केवल और केवल जेडीयू को भुगतना पड़े। और उसी का परिणाम है कि देखिए चिराग पासवान को भी एक स्ट्रेटेजी के तहत इलेक्शन लड़ाया गया एलजेपी को, और एलजेपी ने जो बीजेपी के बागी थे ठीक है उनको कहीं ना कहीं जेडीयू के खिलाफ उतारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर उपाध्याय जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आप कह रहे हैं कि जहां एक तरफ चिराग पासवान पहले तो जेडीयू के साथ और बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार कटाक्ष करते रहे, लगातार उनको घेरते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जो वहां पे एक अपना जो मोहरा खेला वहां पे उन्होंने कि जहां जहां नीतीश अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहां उन्होंने बिल्कुल कट्टरता से अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दी, यानी कि कड़ी टक्कर नीतीश कुमार को देने के लिए। एक तो ये बात, दूसरी बात बार बार बीजेपी ने अपना पल्ला छुड़ाना चाहा, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि मेरे लिए तो प्रधानमंत्री मोदी, मेरे लिए तो प्रधानमंत्री मोदी, मैं तो उनका ही साथ दूंगा और नतीजा आने के बाद गठबंधन करके हमारी ही सरकार बनने वाली है। बार बार पूरे चुनाव की कैंपेन में बीजेपी ने और जेडीयू ने ये साफ किया कि बीजेपी का चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चिराग पासवान जो कहते ना कि एकदम एक ढीठ पुत्र की तरह, और वो अपने जैसे उनके पिताजी का निधन हो गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि मोदी जी उनके पिता समान है, एक ढीठ पुत्र की तरह अपने पिता के साथ वो लगे रहे। उपाध्याय जी देखिए बिल्कुल स्वाति जी आपने बिल्कुल सही कहा, और बीजेपी ने स्ट्रांगली आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोला, तो वो उस शंका को बल मिला कि भाई कहीं ना कहीं अंदर खाने दोनों में कोई ना कोई पैक्ट है जिसके तहत इलेक्शन लड़ा जा रहा है जी। और देखिए उसमें था ये कि भाई जेडीयू को नुकसान होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस स्ट्रेटेजी का नुकसान कहीं ना कहीं पूरे एनडीए को गठबंधन को हुआ है। जेडीयू को जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा आप देखेंगे बीजेपी भी नुकसान में जाएगी और एलजेपी भी कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगी। ये बात अलग है, शुरू में आकलन का एक अलग तरीके का उसमें रहा। और देखिए नीतीश इस चक्रव्यूह में इस तरह से फंस गए कि एक तरफ वो गठबंधन में फेस थे मुख्यमंत्री के, दूसरी तरफ एलजेपी चिराग पासवान अलग टांग खींच रहे थे। लास्ट फेज में आप देखेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो देखिए ताबूत में आखिरी कील वहाँ मैं देख रहा था कि वो ठुक गई थी उस दिन, क्योंकि जो एक कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो कुछ न कुछ जेडीयू को मिलता था और नीतीश जी उसके प्रति आशान्वित भी थे और उन्होंने कहा भी कि मेरे होते हुए कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया और जो नीतीश की विश्वसनीयता थी वो भी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में खतरे में पड़ गई थी। क्यों? जिसको आप जंगल राज कहते हैं आरजेडी, उसके साथ आपने सरकार बनाई, यानी कथनी और करनी का अंतर बिहार की जनता साफ देख रही थी। और जिस बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया था जेडीयू को पिछले इलेक्शन में, कुछ मुस्लिम मतदाताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने पिछली बार इसलिए वोट किया था, हमें क्या पता था कि भाई ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनती चली गई कि नीतीश कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते चले गए और न उन्हें सपोर्ट बीजेपी का मिला न उन्हें सपोर्ट एलजेपी का मिला। चारों तरफ से वो घिरने के बाद यही बात मैं कह रही हूँ कि चौतरफा घिर गए नीतीश, जहां एक तीन तरफ से तो उनको घेर लिया तीनों युवाओं ने, राहुल गांधी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और बाकी रही सही कसर बाकी विपक्षी पार्टियों ने। और जिस तरीके से कैंपेनिंग में जो शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने राबड़ी देवी तक के ऊपर हमला कर दिया कि आप बेटों को ज्यादा महत्व देती हैं, इसीलिए इतनी पुत्रियां पैदा करने के बाद भी आप बेटे की चाह में रहे। तो ये सब जब चुनावी माहौल होता है उसमें इस तरीके के बयानों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है और ये बयान सीधा सीधा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाध्याय जी
देखिए स्वाति, बिल्कुल। और मैं जहां तक नीतीश जी का, नीतीश एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश को नकारा नहीं जा सकता। जिस बिल्कुल। तरीके से जंगल राज से निकाल के यहाँ तक, इस मुकाम तक बिहार को लाना, लेकिन वो घिर गए थे। और जब आदमी इस तरह की परिस्थितियों में गिर जाता है स्वाति, तो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। और इसीलिए उन्होंने देखा होगा कि भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और एकदम से बौखलाहट साफ नजर आ रही थी सार्वजनिक मंचों पर। तो वो चीजें भी, जो कॉन्फिडेंट एक विश्वास के साथ जो एक इलेक्शन लड़ा जाता है, वो नीतीश जी उस विश्वास के साथ इलेक्शन नहीं लड़ पाए और उनका विश्वास कहीं न कहीं लड़खड़ाता हुआ नजर आया, जिसका फायदा सीधा सीधा विपक्ष को मिला भी। और लास्ट में तो उन्होंने कह भी दिया कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। तो जो बात विपक्ष कहता था, ये जो उनका आखिरी में बयान आया था, ये जो लोग उन्हें वोट देने भी जा रहे थे, उन्होंने तस्वीर बदल दी वहां पर। ये बयान उनके लिए काफी खिलाफ चला गया, क्योंकि जब ये बयान उनका आया तो हम लोग खुद सुनकर के हैरान थे कि चुनाव सर पर है, वोटिंग शुरू हो चुकी है, दो चरण की वोटिंग हो चुकी, और अब ऐसे में इस तरीके का बयान देना कि मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, ये मेरा आखिरी सफर होगा राजनीति में, इस तरीके के बयान से तो ऐसा लगता है उन्होंने पहले ही वहां पर मैदान छोड़ दिया। नीतीश जी भी कहीं न कहीं अपने आप को हताश और निराश नजर आ रहे थे। क्यों, कहीं से जो एक गठबंधन का फेस भी थे और नहीं भी थे। चारों तरफ से जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में स्वाभाविक है कि आदमी का जो मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। और नीतीश जी जैसे कहते हैं ना, कद्दावर नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, कहीं ना कहीं जनता में जो मैसेज गया वो अच्छा मैसेज नहीं गया। और देखिए, नीतीश से बहुत सारी उम्मीदें थी। आप 15 साल सत्ता में रहे और वोट आज भी आप मांग रहे थे, नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे थे कि भी अगर दोबारा से तेजस्वी आरजेडी आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। यानी आप भय दिखाकर, डराकर वोट मांग रहे थे, जबकि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ रखनी चाहिए थी। आपको अपने काम पर वोट मांगना चाहिए था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना था, अपना विश्वास कायम रखना चाहिए था, तो परिणाम कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो नीतीश जी घिर गए थे, तो वो लड़खड़ाने लगे। और लड़खड़ाना भी स्वाभाविक है कि भी बीजेपी के पोस्टर से गायब हो जाना। उधर आप देखेंगे एलजेपी का जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारना, वो भी बीजेपी के जो लीडर्स थे, जो टिकट के दावेदार थे, तो एलजेपी के थ्रू एक्चुअल में जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे थे। तो उन्होंने बिल्कुल देखा कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तो उस कंडीशन में बहुत सारी ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया जिसका नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू को इस इलेक्शन में उठाना पड़ा। और बाकी अब परिणाम आएंगे तो बताएंगे। लेकिन जब तीर निकल जाता है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। एक बार जब आपने सार्वजनिक सभाओं में जो बोल दिया तो विपक्ष ने उसको लपक लिया। ये हताशा उनकी देखने को मिल रही है। उपाध्याय जी, तमाम बातें आपने विस्तार से बताई, बिल्कुल सही कह रहे। साथ ही साथ हमारे साथ नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, क्या तस्वीर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर, और क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बिहार में? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार, जो एनडीए का गठबंधन है, वो सरकार बनाएगा। हालांकि एक एग्जिट पोल जरूर हम देख रहे थे, पर क्योंकि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में कई बार बहुत सा फर्क दिखाई देता है, और 15 साल में जिस तरीके से सुशासन एक तरीके से बिहार में लाया गया है नीतीश जी के तरफ से, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, पानी, बिजली, जो मूल समस्या थी लोगों की, उनके घर घर तक पानी बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। आप एम्स जैसे अस्पताल देखिए, दरभंगा का एयरपोर्ट देखिए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हुए हैं, जो विकास की ओर बढ़ाने का एक बिहार की जनता को विकास के लक्ष्य पर ले जाने का काम जो लगातार नीतीश जी ने किया है, मुझे लगता है कि जनता जंगल राज को नहीं, विकास को चुनेगी। और निश्चित ही जैसे जैसे नतीजे आएंगे और स्थितियां सामने आएंगी। ठीक है नेहा, आप जो तमाम बातें कह रही हैं कि नीतीश जी ने बहुत काम किया है बिहार के अंदर, तो आपने तमाम बातें गिनवाई भी कि उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, उन्होंने रोड्स ठीक करवाई हैं, उन्होंने फ्लाईओवर्स वगैरह बनवाए हैं, उन्होंने तमाम काम किए हैं, शिक्षा नीति को लेकर के, अस्पताल वगैरह को लेकर के तमाम काम उन्होंने किए। लेकिन नेहा, सवाल यही खड़ा होता है, अगर इतना काम धरातल पे हुआ है तो क्यों बिहार की जनता उन्हें दोबारा गद्दी पे नहीं लाना चाह रही है? क्यों लोगों में इतना गुस्सा दिख रहा है? नेहा,
देखिए, अभी ये तय नहीं हुआ है स्वाति जी कि जनता किसको लाना चाह रही है। मैंने आपसे कहा कि एग्जिट पोल अक्सर रुझान की तरफ इशारा करते हैं, पर एग्जैक्ट पोल में और एग्जिट पोल में थोड़ा सा फासला होता है। तो जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी, हम काउंटिंग की तरफ बढ़ेंगे, स्थितियां और क्लियर होंगी। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है वो समझती है कि जो मुद्दा आधारित जो दल है वो अगर कोई है तो एनडीए है। जिस तरीके से बिहार की परिस्थितियां थी आज से 15 साल पहले, उसमें जो बदलाव आया है वो जनता ने करीब से देखा है, और उसको उस पर आधारित अगर वोट करती है जनता तो वो सिर्फ एनडीए का गठबंधन होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप कह रही हैं कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल्स, लेकिन जो तस्वीर है और जो जनता का वहां पर रुझान देख रहे हैं। जब तमाम रैलियां हुई, तेजस्वी यादव ने तकरीबन 250 रैलियां की, वहीं पर नीतीश कुमार का अगर कह दे तो 150 रैलियां भी नीतीश कुमार ने नहीं कही। कहीं पर जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, और उन्होंने अंत में जो बयान भी दिए हैं कि ये उनके आखिरी राजनीति का ये समीकरण हो सकता है, अब इसके बाद वो रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये इस तरीके के बयान कितना सही नहीं आप देखती हो नेहा इसको? क्योंकि जब आप आखिरी फेज में हो, चुनाव हो रहे हैं, आपको गद्दी की लड़ाई हो रही है, वहां पर कड़ी टक्कर है, वहां पर इस तरीके के बयान आपके हताशा दिखाते हैं कि आप कितने हताश हो चुके हैं। नेहा, देखिए, हताशा नहीं है। आप ये समझिए कि जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो एक भावनात्मक कनेक्ट भी होता है। ठीक है, इसको हम उस तरीके से भी ले सकते हैं। और एक पेसिमिस्ट की तरह देखने की बजाय अगर हम ऑप्टिमिस्ट की तरह देखेंगे तो ये एक जनता का और उनका संवाद है। जनता के द्वारा चुने गए 15 साल तक रहे मुख्यमंत्री का संवाद है। और अगर वो समझते हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव है, जनता के बीच में ये बात जानी चाहिए, तो क्यों नहीं। मैं नहीं मानती कि इसमें कुछ गलत है। ठीक है, विकास का एजेंडा जहां पर एक तरफ है, वहीं पर भावनात्मक जो कनेक्शन है जनता आप के कह रही हैं साथ में, वो भी भावनात्मक दूसरी की तरफ कनेक्शन है, लेकिन ये कैसा कनेक्शन है कि क्योंकि हताशा ही दिखा रहा था तमाम पत्रकार और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सब यही कहते हैं कि इस तरीके का बयान आना दिखा रहा है कि जिस तरीके जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश उसको मानने को अब तैयार हो गए हैं। यहाँ पे आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी, सुना देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन। सुनिए। तो कांग्रेस के लोग खुश हो लें, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए को जिताने वाला है। बिहार की जनता ने विकास की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है उसको और सपोर्ट किया है, पूरा साथ दिया है। हमें पूरा विश्वास है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और इसमें ये सरकार विकास के रफ्तार को और तेज करेगी। राजद और कांग्रेस के लोग वो एग्जिट पोल देखकर ही खुश हो रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी जीत तय है और हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। एग्जैक्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें अंतर दिखेगा, इसलिए कि हमारा जो असेसमेंट है, हमारे पन्ना प्रमुख बूथ पे जो लोग रहते हैं उनके फीडबैक के बेसिस पे मुझे पूरा यकीन है। और जो जिस तरह का ट्रैक्शन ज़मीन पे लोगों का जो विश्वास दिखा हमारे एनडीए सरकार के प्रति, जिस तरह से विश्वास दिखा हमारे सीनियर लीडर्स के प्रति और जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास दिखा, उसे पूरी उम्मीद है कि हम कल प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हो सकता है कि जो बहुमत हम जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे 2/3 बहुमत, हो सकता है उसमें कुछ कमी रहे। और नेहा, अभी हमने शहनवाज हुसैन को सुना, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन वो कह तो रहे थे कि बीजेपी की जीत हो रही है, उनका जो गठबंधन है एनडीए की जीत हो रही है वहां पर, लेकिन जो भाव, जो बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे पर था, जो एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पे थे, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, उससे भले ही वो बोल रहे हैं लेकिन चेहरे पे वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। नेहा, स्वाति जी, मुझे नहीं पता कि कौन सा भाव चेहरे पे होना चाहिए कि आपको लगेगा खुशी का कि भाव वो होना खुश चाहिए ना, हैं, अगर वो आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। पर एक बात जरूर है जो मैंने आपसे पूर्व में भी कही कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में एक बहुत बड़ा फासला होता है। हमने बहुत बार देखा है कि जो रुझान दिखाई देते हैं चुनाव के नतीजे आने से पहले, वो पूरी तरीके से उनमें उलटफेर हो जाता है। और ये भी सोचने का विषय है
कि जो सर्वेज हुए हैं जिस पे आधारित ये एग्जिट पोल है उसका सैंपल साइज क्या था, अगर 500,000 लोगों पर आपने जाकर सवाल पूछ लिया उस पे आधारित कोई पोल्स हैं तो कई बार वो भी उलटफेर होता है। हालांकि एग्जिट पोल निकालने वालों की अपनी मेहनत है, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रही हूँ, और वाइस वर्सा कई बार रुझान की ओर भी एग्जैक्टली इशारा होता है। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे शहनवाज भाई ने कहा, कि अभी जब जैसे जैसे मतगणना होगी स्थितियां और क्लियर होंगी और ये एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल का जो फासला है वो एनडीए की विजय की ओर लेकर जाएगा। चलिए, आप जो तमाम बातें कह रही हैं 8 बजे के बाद से ही वो पता चलने लग जाएगा कि कितना सही ठहरती हैं नेहा। लेकिन वहीं हमारे साथ उपाध्याय जी सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से नेहा बिल्कुल आश्वस्त हैं और कह रही हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल्स अभी नहीं आए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए स्वाति, कोई नया नहीं है। एग्जिट पोल अगर जिसको सूट नहीं करता है जी, वो तरह तरह से उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। नया जी अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए और करना भी चाहिए। देखिए, राजनीति में अगर मान लीजिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले ही हार मान लेंगे तो वो जायज नहीं ठहराया जा सकता। आखिरी नतीजे तक ये बिल्कुल उम्मीद रहती है कि भी हम जीतेंगे और उम्मीद रहनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, यथार्थ का जो धरातल है उसको चेंज नहीं किया जाता। स्वाति, अभी मैं सुन रहा था कि भी हमने शिक्षा में काम किया है, बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर बिहार में शिक्षा इतनी अच्छी थी, देखिए एक प्रैक्टिकल और एक ये है कि वोकल आप क्या कह रहे हैं उसका मीटिंग, यानी आप कह रहे हैं शिक्षा हमने सुधार दी और बच्चे दूसरे स्टेटों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरे स्टेटों में पढ़ रहे हैं। कोई भी दूसरे स्टेट का बच्चा बिहार में पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है? हम स्वास्थ्य पे आते हैं, देखिए इलाज कराने के लिए बिहार का जो वोटर है वो दूसरे स्टेटों में जाता है, आज भी जा रहा है। तो फिर ऐसा अगर मान लीजिए कथनी और करनी का फर्क वो साफ नजर आता है। भी आप कहते थे कि नहीं कैसे रोजगार दे देंगे, कहां से पैसा आ जाएगा, और जब देखा कि रोजगार एक मुद्दा है, जमीन से जुड़ा मुद्दा है, तो देखिए उस पर आना पड़ा और आपको कहना पड़ा कि 10 लाख नहीं, हम 19 लाख अभी रोजगार सृजन करेंगे। तो ये देखिए दोनों चीजें हैं। और जो एग्जिट पोल और एग्जिट जो पोजीशन है उसके ऊपर जो बात आती है तो ये कोई नया नहीं है। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होता है, जिस पार्टी के फेवर में एग्जिट पोल नहीं आता तो उसको एग्जिट पोल को नकारा जाता है। कोई नई बात नहीं है, भी आज भी नकारा और कल भी देखेंगे आप, जो भी इलेक्शन होंगे उसको फिर एग्जिट पोल आएंगे, जिस पार्टी को सूट नहीं करेगा वो फिर नकारेगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? देखिए किसान है, किसान से गन्ना ले लिया और गन्ने की मिल भी बंद हो गई और किसान को भुगतान नहीं मिला। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हमने किसान की हालत सुधार, तो दोनों में बड़ा फर्क था जमीनी हकीकत में जी। और आप जो बयान कर रहे थे उपाध्याय जी, आपको यहाँ पे बस कुछ चंद सेकंडों के लिए मैं रोकूंगी। तो ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको बता दें कि यहाँ पर ताले खुलना शुरू हो गए हैं और अब ये देखिए फुल स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम की ये तस्वीरें कि जहां पर ईवीएम्स रखे गए थे वोटिंग के बाद। लोगों जितने भी नेता हैं, जितने भी वहां पर, आपको बता दें कि जो नॉमिनीज थे, जो लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, जितने भी उम्मीदवार थे, उनकी किस्मत का ताला है ये उनकी किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। ये देखिए गेट पे ये ताले खुलने शुरू हो गए हैं स्ट्रांग रूम के। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीधा एएनबी न्यूज पहुंचा रहा है। ये देखिए इन तस्वीरों में, ये देखिए, और सबके दिलों की धड़कनें बढ़ना तेज, क्योंकि अब किस्मत का एक तरह से ये ताला खुल रहा है। देखिए पहले कितनी ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखा गया है, क्योंकि बिहार में कहा जाता था कि
क्राइम रेट बहुत है और कई चुनाव के दौरान भी कुछ छुटपुट वहां पर लोगों के बीच विवाद हुआ। वो सारी तस्वीरें भी आप हम सब ने देखी। और अब ये देखिए कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ पहले ये लकड़ी का दरवाजा, उसके आगे एक लोहे का दरवाजा, उसका दरवाजा, लोहे का दरवाजा पहले खोला जाता है और उसके बाद अब अंदर का ये लकड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं। ये देखिए कि सिक्योरिटी पुख्ता है, किसी भी तरीके से वहां पर मीडिया, देखिए मीडिया भी मौजूद है वहां पर कि कहीं भी किसी भी तरीके से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। वहां पर सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए अलाउ किया गया है और तस्वीरें लेकर के अंदर ज्यादा कोई नहीं जाएगा। कोई भी मशीनों को छेड़छाड़ी नहीं होगी। मशीनों के साथ ईवीएम मशीन्स को पैक करके रखा गया है उनके बॉक्सेस के अंदर। ये तस्वीरें सीधा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये देखिए। ये तमाम उम्मीदवारों की किस्मतों का बक्सा। तो आज किसको मिलेगी ये गद्दी, ये साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कल जन्मदिन था, तो क्या आज बिहार की जनता उन्हें तोहफा देगी या कुछ और ही है तेजस्वी के भाग्य में, ये देखने वाली बात होगी। तो नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई। नेहा, आप जिस तरीके से कह रही थी कि 8 बजे के बाद तस्वीर आनी साफ हो जाएगी, तो अभी ये देखिए स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला गया था, तमाम वहां पर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने तस्वीरें वहां से ले ली हैं और अब 8 बजे से ही कैलकुलेशंस यानी कि मतगणना होनी शुरू हो जाएंगी कि क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आएगी बिहार में, कौन जीतेगा, किसको गद्दी मिलेगी। नेहा। बिल्कुल स्वाति, आप जिस तरीके से कह रही हैं कि अब इसकी शुरुआत हो गई है और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि एक विकास का जो कार्य पद्धति रही है जेडीयू की, एनडीए सरकार की, उस पे आधारित जनता वोट देगी और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो मैं पहले भी कह रही थी, कि एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल का जो फैसला होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के जो सारे दल हैं उनकी एक बहुत अच्छी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि हम सब ने देखा था कि 15 साल पूर्व जो बिहार की हालत थी, जिस तरीके का जंगल राज था, जिस तरीके से परफॉर्मेंस विकास का एजेंडा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, आज जनता जो है विकास के पैमाने पर आती है सभी चीजों को। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो बिजली पानी की समस्या थी, जिसको घर घर तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, उन पर जनता निश्चित ही विश्वास दिखाएगी। और जो एक जिस तरीके से सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने का काम या भाषण से एक अट्रैक्शन का काम तेजस्वी यादव ने किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरीके से विधानसभा में उनकी अटेंडेंस रही है, जिस तरीके से उनकी सक्रियता रही है, उस पर आधारित भी जनता फैसला लेगी कि एक टेम्पररी उनको कोई राजनेता उनके बीच में चाहिए जो वेकेशन के बीच में पॉलिटिक्स करते हो, या कोई एक ऐसा दल चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो हर दुख सुख में उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम करता रहा हो। तो जिस तरीके से आप यहाँ कह रही हैं कि लगातार नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए काम किया, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता चुनती किसको है। एक युवा मुख्यमंत्री को जो तमाम बड़े बड़े वादे लेकर के जमीन पर उतरा है। और आपने बात की रैली को लेकर के, तो जितनी भीड़ तेजस्वी यादव की रैलियों में देखी गई है, तो ये इतना तक देखा गया है कि उनके हेलीकॉप्टर तक सिक्योरिटी को तोड़ते हुए वहां पर उनके जो समर्थक थे वो वहां तक पहुंच गए थे। देखने वाली बात होगी, तस्वीर साफ होगी। उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े। उपाध्याय जी, तमाम बातें नेहा ने रखी हैं कि नीतीश कुमार का बहुत अच्छा कार्यकाल था और नीतीश कुमार की बहार ही बहार थी। आप कितना आश्वस्त लग रहे हैं इस चीज से कि इस बार आपको तस्वीर किस तरह की दिख रही है वहां बिहार में? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। स्वाति में पहले भी कह चुका हूँ कि बिहार की राजनीति में नीतीश को नकारा नहीं जा सकता। 15 साल के जंगल राज के बाद जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया और राज्य को आगे लेके आए, लेकिन जनता की आशाएं बहुत ज्यादा थी, उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, उन सब पर वो खरे नहीं उतर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कोरोना का रहा हो, प्रवासी मजदूरों का रहा हो, बहुत सारे जो करंट में जो घटनाएं घटी उनका सही तरीके से मैनेज हो नहीं। प्रवासी मजदूरों के मामले में आप देखेंगे कि प्रवासी मजदूर रेल की पटरी पर कट रहा था, कुछ साइकिल पर जा रहा था, पैदल जा रहा था, और आज आप देख रहे हैं कि भी हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं।
तो उस समय आप जो एक मदद की जरूरत होती है, बिल्कुल, ये आपने जो मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को मैं भी लेकर के आना चाहती थी कि क्योंकि इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ा इस बार चुनाव के ऊपर, क्योंकि कोरोना काल था और उस दौर में जब बिहार से बहुत सारे लोग निकल करके दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, फिर चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ के तमाम राज्य हों, वहां पर जाते हैं। अब जब कोरोना हुआ, जब तमाम जगहों पर पूरे देश में जब लॉकडाउन हो गया, ऐसी स्थिति में लोगों को अपने घर वापस आना था, तब वहां पर नीतीश कुमार का थोड़ा धुलमुल रवैया दिखा। कोटा में जो बच्चे थे उन्हें वहीं छोड़ दिया और उसके बाद जो तमाम एक बच्ची थी जो अपने पिता को लेकर के दिल्ली से बिहार तक पहुंची थी, वहीं पर कुछ प्रवासी मजदूर थे जो बेचारे रेल की पटरी के पास से निकल रहे थे, वो वहां पे कट के मर जाते। तो ये तमाम बातों को, नेहा ये आपके लिए भी है और पहले उपाध्याय जी से मैं इस पर चर्चा कर लूंगी, ये इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा होगा क्योंकि हाल ही में ये सारी बातें हुई हैं, इसलिए जनता अपने दिमाग में इसको ज्यादा ध्यान से रखती है। उपाध्याय जी। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन की घोषणा हुई, कोई तैयारी का समय नहीं मिला। जो मजदूर है वो अपना राशन का इंतजाम कर लेता या अपने रहने की व्यवस्था कर लेता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसे छोड़ दिया गया राज्य सरकारों के ऊपर। राज्य सरकारों ने कितना मैनेज किया ये किसी से छुपा नहीं। ठीक है, ठीक है। नेहा जी, संक्षेप में इस पे आप पे टिप्पणी चाहूंगी, संक्षेप में इस पे टिप्पणी कर दीजिए। देखिए न पैदल यात्रा करना, परिस्थितियां बनी पूरे विश्व में, कोरोना महामारी जो आई पूरे विश्व उससे प्रभावित हुआ है और मुझे लगता है जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट रहा है हिंदुस्तान का और बिहार का, उस मामले में हम कहीं सफल हुए हैं इसमें अपने लोगों को बचाने में। आप नीतीश जी की व्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था और लॉकडाउन के दौरान जो उस समय का सदुपयोग करके, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि इसको लेकर हमारे पास कोई तैयारियां नहीं थी, एक ऐसा अदृश्य वायरस था जिससे हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर लड़ रहे थे, जिसकी ना कोई वैक्सीन ना कोई दवा, उसके बावजूद एक जो ट्रायल किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए सारी चीजों का इंतजाम किया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जनता भी ये बात को जानती है कि बड़े बड़े देश जो हैं वो उसमें सफल हो गए हैं, जिनको हम मानते हैं कि मेडिकली इक्विप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज साउंड है, वो भी कहीं पिछड़ते हुए नजर आए। पर उसकी तुलना में अगर हम हमारे देश की और बिहार प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए ये आप तमाम बातें आप कह रही महामारी से जुड़ी हुई कि जो हमारा देश भी तैयार नहीं था, तमाम अन्य देश भी जो बहुत डेवलप्ड देश हैं, भारत तो हालांकि डेवलपिंग देश में अभी भी काउंट होता है, डेवलप्ड देश में नहीं आया है भारत, लेकिन जो डेवलप्ड देश हैं, जो बहुत विकसित देश हैं, जहां पर सब तरीके की सुख सुविधा। समझता हूं बिहार की जनता को प्रणाम। जो संदेश आ रहे हैं वो संदेश स्पष्ट है कि लोग जाति और धर्म की दीवार तोड़ दी है, अपनी थाली, अपने पड़ोस, अपनी बेहतर खुशहाल बिहार के लिए उन्होंने मतदान किया। ये संदेश की जो बात कर रहे हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग तो बोला संदेश हमको मिल चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है। अब कुछ घंटे बाकी हैं, देख लें कि कौन सी औपचारिकता बिहार की जनता पूरी करती है। ये कैसे संभव है मनोज जी, 243 सीट है, दोनों दल दावा कर रहे हैं, हाउ डू इट पॉसिबल? नहीं, मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि पहले चरण से जो हमें आवाज सुनाई देने लगी ना, दूसरे चरण में उसमें वृद्धि हुई और तीसरे में तो साफ हो गई। ये आवाज उनको भी सुनाई दी है, कल से बस इंतजार किया जाए ना, आप क्या कहना है, 2-4 घंटे। मनोज वेरी टफ डे। It's not at all tough. It's plain and simple. People of Bihar have voted for change, voted for a better life, voted for employment, voted for equal pay for equal work, voted for better hospitals, voted for better education. I think we got the message from the first phase, and the message started getting louder by the third phase. And within few hours, you will come to know that what I had been saying, that one Anya Marg will see a change. NDA is saying that we are going to form a government. No question of Grand Alliance government.
तो अभी आप आरजेडी नेता को सुन रहे थे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल आफ्टर द थर्ड फेज, इलेक्शंस फॉर मोर ओवर क्लियर। तो ये कहना था आरजेडी नेता का, यानी कि अब तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो गई है तीसरे चरण के मतदान के बाद, और अब हमारी ही सरकार बनने जा रही है। तो ये तमाम नेता दावा कर रहे हैं। और हमारे साथ नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। नेहा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उपाध्याय जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, सीधा सवाल आपसे ही। तमाम बातें नेहा ने रखी, लेकिन देखिए, महामारी सभी देशों के लिए ये पहला ऐसा अनुभव था कि जिसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा था। ठीक है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, हमारे देश में भी हालात बहुत खराब थे। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि जहां आपके राज्य के लोग सबसे ज्यादा बाहर हैं, यानी कि बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं। जब वो वापस आना चाह रहे थे कि जब सब तरफ लॉकडाउन हो गया, कहीं काम नहीं मिल रहा है, रोटी कैसे खाएंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे, तमाम बयान, जो तमाम बातें एक गरीब वर्ग से निकल करके आई थी, जो बेचारे जो रोजगार, जो डेली वेजेस पे जो होते हैं, जो रोज कमाई करते हैं, उन्होंने ये बात साफ की थी कि कोरोना से मरे ना मरे, भुखमरी से जरूर मर जाएंगे। तो इससे अच्छा तो अपने गांव जाकर के 2 रोटी तो खा लेंगे। अब उन लोगों को वहां से, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, तमाम राज्यों से लेकर के आना, ये जो राज्य का मुखिया है उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कितना आपको लगता है कि नीतीश कुमार कामयाब रहे अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए? उपाध्याय जी। देखिए स्वाति, ये चूक हुई थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी माने या न माने। मैंने खुद कवर किया, मैंने खुद देखा था जाके बस अड्डे पे एक बार हो गया कि भी बसें चलेंगी, तो वहां कितना मजदूर इकट्ठा था। और मजदूर भी क्या करता स्वाति, उसके पास रोजगार नहीं था। आगे लॉकडाउन था, आगे रोजगार मिलना नहीं था एक लंबे पीरियड तक। और जो उसका किराए का जो कमरा था उसको किराया देना था, फिर खाने के लिए उसे चाहिए। तो उस कंडीशन में वो ये चाहता था कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, तो वहां जाके एक तो किराए से मुक्ति मिलेगी, दूसरा मैं भूखा नहीं मरूंगा, वहां से 2 रोटी खा। तो ये चूक जरूर हुई कि उसके लिए कहीं कोई बंदोबस्त नहीं था। वेरी बिगिनिंग में आप देखेंगे तो लोग 5-5 हजार रुपए देके आप देखेंगे ट्रकों में और दूसरे जो व्हीकल हैं उनमें जा रहे थे, कोई पैदल जा रहा था कि जेब में पैसा नहीं था। वहां लगा कि व्यवस्था में कुछ खामी रह गई। देखिए, इंतजाम आपने महामारी के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, आपको सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर था उसने अपने आप को बहुत ठगा महसूस किया। मान लीजिए हम बिहार की बात करें, तीसरी करें, कोटा के बच्चे नहीं आएंगे, बाहर से मजदूर यहाँ नहीं आएंगे। अरे भी कहाँ जाएंगे, मुझे बता दें। दरवाजे बंद कर दिए थे, वो तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने सीधा दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब आप नहीं आ सकते, आप वहां से बीमारी लेकर के आएंगे। लेकिन ये भी तो आप समझिए ना साहब जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। आपने दरवाजा बंद कर दिया मेरे घर का, किसी और का नहीं, कि मैं अपने घर नहीं जा सकता। मैं क्यों नहीं जा सकता? वो मेरा घर है, मैं अपने घर, मेरी छत है सर छुपाने के लिए। तो वो जो व्यवस्थाओं का जो एक फेलियर रहा, प्रवासी मजदूर उससे बहुत आहत था। जी सर, प्रवासी मजदूर बहुत आहत था। यहाँ पे आपको कुछ सेकंडों के लिए मैं रोकना चाहूंगी। तमाम नेता सामने आ रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं, तो बयान सुनवा देते हैं कि क्या कुछ। बहुत बड़ा दिन है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता, हमें विश्वास है कि जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास पर मोहर लगाने का काम किया। आज हमारा एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार जगमग होगा, जो लोगों को चिंता है, इसलिए हमारी सरकार बनेगी। जनरल एलायंस तो बोल रहा है कि मेरी बन गई, केवल जनरल एलायंस तो बोल रहा है मेरी बन गई, औपचारिकता बाकी है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता जो तय करेगा तो सराखों पर बन गई, औपचारिकता बाकी है। नहीं, हमारा सरकार एनडीए की सरकार बन रही है, कंफर्म एकदम निश्चित तौर पर 100%। तो अभी आपने सुना कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये कहना है तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं का। तो ये साफ करते हुए, स्थिति साफ करते हुए कि हमारी सरकार बन रही है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी दिखा रहा है कि
लोगों के बीच तो कम से कम ये भरोसा हम जता ही दें। वापस से उपाध्याय जी के पास आना चाहूंगी मैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आप बात कर रहे थे कोरोना काल में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दरवाजे बंद कर दिए और बहुत ही ये दोनों ही जो आप कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट्स हुए बहुत पास हुए कि कोरोना काल में जिस तरीके से नीतीश का जो व्यवहार रहा था खुद बिहार की जनता के लिए कि आप बाहर से नहीं आ सकते अपने ही राज्य में, और उसके बाद जो तमाम सुख सुविधाएं उन्होंने दी उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी आपसे। हॉस्पिटल में बारिश हो रही है, बिहार में बाढ़ आ रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर तक को ठेले पे बैठ करके जाना पड़ रहा है। एक नेता नहीं कुछ कर पा रहा है, वहीं अभिनेता सोनू सूद उनके बच्चों को कोटा से बिहार लेकर के आ पा रहे हैं, जिसके पास ना कोई आप कह सकते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति के अलावा किसी तरीके की और सपोर्ट थी, ना ही किसी तरीके का उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति थी। नेता नहीं कर पाया, अभिनेता ने कर दिखाया। तो ये तमाम चीजों से जनता आहत है और उसी में अब जल्दी ही चुनाव भी हो गए। तो ये पूरा जो सिनेरियो एक बना ये भी कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ चला गया। उपाध्याय जी, परिस्थितियां उस तरह की बनती चली गई, लेकिन स्वाति एक बात देखेंगे, इन सब परिस्थितियों के बावजूद जब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, कैंपेन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले जो एग्जिट पोल था उसमें बड़ा क्लियर था कि भी नीतीश दोबारा से निर्विवाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं और एनडीए को बढ़त मिल रही है। देखिए उसी पीरियड के बाद ये जो चेंज हुआ आप देखेंगे इलेक्शन के ड्यूरिंग जो जमीन से जुड़े मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो के खिलाफ था वो और मजबूती के साथ हो रहा, और उन सब के आप देखेंगे नेपथ्य में जो चीजें थी वो यही थी कि जिस तरीके से उन्हें मदद करनी चाहिए थी प्रवासी मजदूरों की, जो बिहार के लोग दूसरे स्टेटों में थे वो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनमें एक कहेंगे कि प्रबंधन की जो कमी या इच्छा शक्ति की कमी जो देखने को मिली, उससे प्रवासी मजदूर आहत था। मजदूर के घर वाले हैं, एक मजदूर नहीं होता, एक परिवार होता है पूरा। अगर एक परिवार में जो मजदूर है दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, वहां से पैसा कमा के वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो पूरा परिवार उससे इफेक्टेड होता है। तो वो जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ उससे नीतीश की छवि खराब हुई। और नीतीश देखिए ऐसा नहीं है कोटा में जब एक नेता के बच्चे को लाने के लिए आप मैनेज कर सकते हैं, मीडिया में आया तब फिर आपने कोटा से और बच्चों को, तो वहां एक संवेदनशीलता की जो एक पराकाष्ठा थी वो देखने को मिली और उससे प्रवासी मजदूर बहुत आहत है। और फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत जल्दी में इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गया, यानी अभी घाव भरे नहीं थे, बिल्कुल इलेक्शन का दौर आ गया। यही मैं कह रही हूँ, जो मन में चोट लगी, जो बिहार वासियों के मन में चोट लगी, जो चुभन हुई थी, उस चुभन का उन्होंने कहा कि हाँ चुनाव में हम उसको वसूलेंगे, और यही स्थिति दिख रही है इस वक्त। अभी देखिए जो आंकलन है वो जो इशारा कर रहा है वो इसी बात के ऊपर इशारा कर रहा है कि यदि आप कहते रहे कि हमने शिक्षा सुधार दी, स्वास्थ्य सुधार दिया, आप ही बता रहे हैं कि विजुअल्स आ रहे थे, डॉक्टर ठेले पे बैठ के जा रहे थे, अस्पताल में पानी भर रहा था, तो कहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं थी? ये कह देने से कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं सुधार दिया, ये खोल दिया, ये कर दिया, और जबकि जमीनी हकीकत ये कुछ हुआ नहीं था। आप कहते हैं उद्योग नहीं लग सकते भाई, पानी का बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी आपकी इच्छा शक्ति न उद्योग लगाने की है, न रोजगार देने की है, न शिक्षा सुधारने की है, न आपकी स्वास्थ्य का कुछ देने का मामला है, न किसान के लिए कुछ देने का मामला है। तो ये सब चीजें नेगेटिव जा रही थी, जिसको कि शायद नीतीश जी भाप नहीं पाए। और फिर उसके बाद जब आप वोट मांग रहे थे तो बजाय अपने 15 साल के शासन पर वोट मांगना चाहिए, 15 साल के काम पर वोट मांगना चाहिए, वहां एनडीए वोट मांग रहा था डर दिखाकर कि भाई 15 साल का जंगल राज, या तो वोट हमें करो, हमें वोट नहीं करेंगे तो जंगल राज आ जाएगा। तो जनता ने उन सब चीजों को नकारा है। देखिए 15 साल का पीरियड बहुत होता है स्वाति, और 15 साल में जो एक विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है। उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि एक्सेप्ट करते और कहते जनता उस चीज पर कहीं ना कहीं उपाध्याय जी, ये जो आपने बात रखी है कि नीतीश जी को लग रहा था कि वो तमाम उन्होंने जनता ने उनके तमाम जो बातें थी उसको नकारा है,
और जो स्थितियां अभी हाल ही में बनी कोरोना काल में और जो तमाम बातें वहां पर उठी, बाढ़ आ गई, हर साल बाढ़ आती है, बच्चों की वहां पर कई बार मृत्यु भी होती है और बड़ी संख्या में होती है कि जब वहां पर किसी भी तरीके की बीमारी आ जाती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां खुलासा हो जाता है। शिक्षा नीति, शिक्षा की आप बात करते हैं, आपके राज्य के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कोटा में जाते हैं, राजस्थान जा रहे हैं, तमाम मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो शिक्षा का भी वहाँ पे खुलासा हो जाता है। अगर आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं तो आपके बच्चे आपके राज्य में क्यों नहीं रुकते? तो कहीं ना कहीं अब जो जनता है बिहार की, खासकर वहां पे जो युवा हैं, उनको तेजस्वी में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है और नीतीश कुमार के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। उन्हें लगता है कि जो इतने साल तक वो करते चले आए, इस बार भी वो हो जाएगा। लेकिन सामने टक्कर देने वाला कौन था ये भी उनको देखना चाहिए। भले ही अनुभव कम था, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं, उनके बयानों में और उनके रैली में वो साफ दिखाई देता है, झलकता है वो तेजस्वी के बयानों में। देखिए, जो रोजगार का मुद्दा है, स्वाति, बहुत अच्छा लगा कि पहली बार जाति, धर्म और उससे ऊपर उठकर जो एक बुनियादी समस्या है रोजगार, तो वो उसके ऊपर फोकस हुआ और पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूरी उसके ऊपर अपना विजन पेश करना पड़ा। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ कि जो राजनीतिक दल है या सत्ताधारी दल है, वो जनता को कुछ देना नहीं चाहते, उससे ज्यादा से ज्यादा वसूल तो करना चाहते हैं कि भी आप मुझे ये दे दो, आप मुझे ये दे दो, आप इतना सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस कराएं। एक लिमिट होती है सैक्रिफाइस कराने की। आप जनता को दे क्या रहे, वो भी एक अकाउंटेबिलिटी है। यानी राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरह से मीठा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। आप आते हैं निस्वार्थ भाव से राजनीति में, जनता का एक प्रतिनिधित्व बन करके कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव है और वहां पे आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही गद्दी हासिल होती है, आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, अपने स्वार्थों के बारे में सोचने लगते हैं। उपाध्याय जी। तो बिल्कुल, देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और जो देखिए गरीब और मजदूर है, उसको सत्ता में भागीदारी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं देना चाहती। आप देखेंगे जब टिकट देने का मामला आएगा तो करोड़पति होना चाहिए, बाहुबली होना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार। अरे भाई, जिस गरीब के नाम पर वोट मांगते हो, जिस गरीब की चिंता की बात करते हो, जिस गरीब के लिए आप गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो, तो सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? आप देखेंगे कि ज्यादातर कैंडिडेट करोड़पति है, यानी उसके लिए एक पैरामीटर आपने फिक्स कर दिया। तो गरीब की जब सत्ता में भागीदारी नहीं रहेगी स्वाति, तो ये असंतोष बढ़ेगा। आप उसके हाथ में कटोरा तो थमा देना चाहते हैं, उसमें 2 पैसे डालना चाहते हैं, यानी उसको भिखारी बनाना चाहते हैं। सत्ता में आप भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, न किसान को न मजदूर को। तो ये भी एक लोकतंत्र के लिए या इलेक्शन कमीशन के लिए एक ज्वलंत समस्या है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भी गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके, वो हारे या जीते, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए कम से कम प्रयासरत तो हो। आज क्या है, गरीब आदमी की हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल करे या इलेक्शन में खड़ा हो सके। तो वो देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं क्यों कहता हूँ कि व्यवसायीकरण हुआ, अपराधीकरण हुआ। पहले होता था एक सेवा का माध्यम था राजनीति। आज आप देखेंगे जो आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट ला रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीत रहा है, तो वो कहाँ से लाएगा वो पैसा? इस इलेक्शन में खर्च किया, अगला इलेक्शन फिर आएगा। तो जो ये व्यवसायीकरण है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। तब जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसको लगे कि भाई सत्ता मेरी है, मैं सत्ता का हूं। तो वो एक जो भाव पैदा होगा, वो कहीं कहीं लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आज आप देखेंगे नेताओं पर विश्वास नहीं, जनता कहती है इलेक्शन का दौर है, पैर छू रहे हैं, आ रहे हैं और सब जवाब दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, उसके बाद 5 साल भूल जाएंगे। 5 साल याद नहीं रहेगा कि जनता नाम की कोई चीज होती है, उसकी परेशानियां कोई चीज होती हैं। आप देखेंगे नदियों पर पुल नहीं बनते हैं, हर साल बाढ़ आती है। पटना जो आप देखेंगे बिहार की राजधानी है, वो बाढ़ में डूब जाती है। यानी कितना अरेंजमेंट सरकार का है, सरकार का फेलियर कितना बड़ा होता है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये जनता देखती है। और जनता को जब मौका मिलता है, एक इलेक्शन का टाइम ही तो होता है जब जनता केंद्र बिंदु में होती है और जनता की बात मानी जाती है। कहा जाता है कि जनता की अदालत। अगर पूरे 5 साल यही राजनीतिक लोग ये याद रखें कि
कि जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है तो जी जान से उसकी सेवा करें, तो मुझे नहीं लगता कि भाषा का संयम खोना पड़ेगा या आपको चिंता करनी पड़ेगी या आपको बहुत ज्यादा इश्तेहार देने पड़ेंगे। देखिए, काम ही आपकी पहचान होगा। बिल्कुल सही। और जब काम आपकी पहचान होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता आपको सर माथे पर बिठाएगी और आपको सिंहासन देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उपाध्याय जी कि अगर आपने काम करके जनता को दे दिया तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए फिर वहां पे, क्योंकि जनता आपका काम देख चुकी है, आपने जनता के हितों के लिए काम किया और जनता आपको फिर से दोबारा लेकर के आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता आपसे खुश नहीं है, आपने जनता के लिए काम नहीं किया। पुल की बात की आपने, बारिश की बात की, शिक्षा की बात करी, बीमारी की बात की, तमाम मुद्दे हम चर्चा करें, तमाम मुद्दों के ऊपर हम बारिश की बात करें तो हर साल बिहार में बारिश होती है और क्या कुछ वहाँ की स्थितियां हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। ये तस्वीरें हमने खुद देखी हैं, आपने भी टेलीविजन स्क्रीन पे देखी होंगी किस तरीके से गले तक पानी भर जाता है, लोगों के पास नाव तक नहीं होती है वहाँ पर कि वो नाव पे चल करके चले, कि नाव में बैठ करके चले जाए, अपने मवेशियों को उठा करके कंधों पर ले करके गले तक पानी भरा हुआ और लोग वहाँ से जा रहे हैं, यानी कि जान माल दोनों का ही नुकसान। अब ऐसे में जो एक गरीब या कोई मजदूर जिसकी खेती खराब हो गई बाढ़ में, उसके बाद वो क्या करे, आत्महत्या ना करे तो क्या करे, क्योंकि वो वैसे ही बैंक के द्वारा जितना भी तमाम लोन लेके बैठा उसके तले दबा हुआ है। दूसरी बात, जो एक गरीब है मवेशियों के द्वारा कुछ 2-4 पैसे कमा लेता है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अगर कहीं खुदा न खास्ता उसकी बाढ़ में वो डूब जाए या उसका मवेशी डूब जाए तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। हर साल बाढ़ आती है, चलिए महामारी नहीं थी, आप इसके ऊपर एक बार खेल सकते हैं कि महामारी पहली बार थी हमारे देश के लिए नहीं विश्व के लिए थी, लेकिन बाढ़ तो आपके राज्य में हर साल आती है ना। आप तमाम पुल पुलिया बनवाते हैं वहां पर, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनती है वहां पर क्यों ढह जाते हैं करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद भी। उपाध्याय जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 8 बज चुके हैं और मतगणना शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है ठीक 8 बजे से। अब आपको बता दें 9 बजे से ये रुझान आने लगेंगे कि किसकी बनने जा रही है सरकार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, किसी भी तरीके की चूक ना हो इसके मद्देनजर। और बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू ठीक 8 बजे से, समय ये दिया गया था 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और अब ठीक 8 बज रहे हैं और चुनाव की मतगणना शुरू होने ही बस वाली है, यानी कि वहां पर अब बस दरवाजे खुलेंगे, ईवीएम मशीन निकाली जाएंगी, स्ट्रांग रूम से ये मशीनें निकाली जाएंगी और मतगणना शुरू। और इसके बाद 9 बजे से ही रुझान आने साफ हो जाएंगे। क्या कुछ तस्वीर बन करके इस बार आती है, किसको मिलेगी बिहार की गद्दी, क्या तेजस्वी को जनता देगी उनके जन्मदिन का तोहफा या फिर एनडीए की तरफ भी इस बार अभी भी लोगों को उनके ऊपर है भरोसा, ये देखने वाली बात होगी। उपाध्याय जी, जी स्वाति, आप अब 8 बज चुके हैं और अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे तक कुछ स्थिति साफ होनी, यानी कि जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी को बिहार की जनता उनके जन्मदिन का तोहफा देगी या नहीं, कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, या फिर इस बार भी एनडीए के ऊपर ही भरोसा जनता का। उपाध्याय जी, देखिए, जनता का जो एक रुझान होता है वो आप देखेंगे जो रैली होती है उनमें, या जो राजनीति के पंडित होते हैं समय से जनता की नब्ज को टटोलते रहते हैं, वो बड़ा क्लियर हो जाता है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे जो एग्जिट पोल है, ये भी हम कहाँ से करते हैं भी, एग्जिट पोल भी तो जो लोगों की राय शुमारी करते हैं और उसमें जो निकल के आता है नतीजा, उसी को हम एग्जिट पोल में परिवर्तित होता देखते हैं। तो जनता की जो नब्ज है वो बिल्कुल क्लियर दिख चुकी है। हाँ, ये बात अलग है कि भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नीतीश को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थितियां उस तरह की बन गई है, उस तरह की परिस्थितियां इलेक्शन के दरमियान हो गई कि अब बहुत ज्यादा ये उम्मीद करना कि भी नहीं एनडीए की गवर्नमेंट बनाएगा, मैं समझता हूँ बेईमानी होगा। उसी में एग्जिट पोल देखेंगे और जो पैरामीटर होते हैं, देखिए एग्जिट पोल भी जो भीड़ आती है उससे लोगों की जो बात करते हैं हम, उसी के आधार पर जो हम एग्जिट पोल को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कोई बहुत ज्यादा अमूलचूल, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप देखें कि बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन हो जाए उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। जी, ये तमाम बातें जो आपने रखी हैं कि क्या कुछ होने वाला है और नीतीश कुमार को भी
कहीं भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जो रुझान है वो आने साफ हो जाएंगे अभी कुछ ही देर के बाद, क्या कुछ रुझान आएंगे और स्थितियां साफ होनी शुरू हो जाएंगी। उपाध्याय जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन एएनबी न्यूज पर आज बिहार चुनाव को लेकर के मतगणना में क्या कुछ होने वाला है, किसको गद्दी मिलने वाली है, ये कवरेज हम लगातार जारी रहेगी आज दिन भर। तो बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।